आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान, कहा स्वतंत्रता के बाद कोरोना महामारी देश की सबसे बड़ी चुनौती, ये त्रासदी भरा समय। यूपी के नोएडा गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन लागू। ब्लैक फंगस ने उत्तराखंड में भी दी दस्तक, देहरादून में एक मरीज की हुई पुष्टि, 2 संदिग्ध। और केरल में भारी बारिश, तटीय इलाके बुरी तरह प्रभावित, चक्रवाती तूफान और तेज होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है और बताया जा रहा है कि अरब सागर में बन रहा साइक्लोन भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है और इसके साथ ही बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, वैक्सीन, कोल्ड चेन और पावर बैक अप और चक्रवात के कारण संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक दवाओं के भंडारण के लिए भी विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि 150 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड इससे ज्यादा भी हो सकती है। लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। केरल में गुरुवार रात से बारिश जारी है। कई इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों के पास पहुंच सकता है। और भारतीय वायुसेना ने शनिवार को कहा है कि उसने तौकते तूफान से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने 16 मालवाहन विमान और 18 हेलीकॉप्टर प्रायद्वीपीय भारत में तैयार हैं। वायुसेना का कहना है कि वायुसेना ने अगले कुछ दिन तटीय इलाकों में कोविड-19 राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से बाद में इन इलाकों में अभियान प्रभावित हो सकता है। वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि वायुसेना जिस तरीके की तैयारी कर रही है, तूफान के मद्देनजर प्रायद्वीपीय भारत में 16 मालवाहक विमानों और 18 हेलीकॉप्टरों को त्वरित परिचालन के लिए तैयार अवस्था में रखा गया है, क्योंकि तूफान की वजह से पश्चिमी तटीय इलाके में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। एक IL-76 विमान ने बठिंडा से 127 जवानों और 11 टन सामान लेकर जामनगर पहुंचा है। वायुसेना ने बताया है कि C-130 विमान 25 जवानों और 12.3 टन सामान लेकर बठिंडा से राजकोट पहुंचा, जबकि 2 C-130 विमान 126 जवानों और 14 टन सामान लेकर भुवनेश्वर से जामनगर पहुंचा। इसी बीच चक्रवाती तूफान तौकते मजबूत हो गया है। ये गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव और दादरा नागर हवेली की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से मुंबई में तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते को देखते हुए राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह का कहना है कि 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। एमडी के प्रेडिक्शंस के मुताबिक विंड स्पीड काफी तेज रहने का उम्मीद है और जो इसका नाम रखा गया है म्यांमार रखा है साउथ के, तो उसके तहत हम लोग राज्य सरकार से मिलके पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो संभावित लो लाइन एरिया हैं
तथा जहाँ पर इम्पैक्ट होने का संभावना है उसको हम लोग पूरी तैयारी से कॉर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी जान माल की नुकसान नहीं हो। क्योंकि राज्य सरकार जो हमें पॉलिसी हम लोग डिसाइड किए हैं वो जीरो लॉस की, ताकि कोई भी जनहानि ना हो, जीरो हो। तो उसके तहत हमारी एक्सपर्ट टीम कटर्स, बोट हैंडलर, बाकी इक्विपमेंट्स लेकर सैटेलाइट फोन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पत्र में कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि देश में 21 प्रमुख टीका निर्माता दवा कंपनियां हैं। इन सभी दवा कंपनियों के पास जैव सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं हैं। गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को कोविड-19 टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों की मदद लेने का भी सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि देश भर में मिशन मोड में टीकाकरण अभियान चलाने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मियों की दोबारा भर्ती की जा सकती है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आजाद को कोविड-19 राहत को लेकर समन्वय स्थापित करने के लिए हाल ही में कांग्रेस पार्टी के 13 सदस्यीय कार्यबल का प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखे पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि रचनात्मक सुझावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाए। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर से। पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो चुका है। ये दाम बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से महंगाई की मार देश की जनता पर। दिल्ली में पेट्रोल 92.58 रुपए महंगा हो चुका है। डीजल 83.22 रुपए महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम बढ़ चुके हैं। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, उसके बाद महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। मई में 16 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। रोजाना सुबह 6 बजे ये कीमतें बदलती हैं और इस महीने ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं और डीजल के भी। पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो चुका है। महंगाई की मार एक बार फिर से देश की जनता पर। पेट्रोल 92.58 रुपए महंगा हुआ है। तो जो तेल की मार है इस महीने में ज्यादा देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हुए एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। टेंशन देशवासियों की बढ़ रही है। 16 मई से अब तक की अगर बात करें तो 2 बार। सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और महंगाई की मार देश की जनता पर। जी काजल जी, देखिए एक तरफ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई में लॉकडाउन, उसके बाद फिर नाइट कर्फ्यू, उसके बाद धारा 144 के तहत तमाम लोगों की जो जिंदगी है वो कहीं न कहीं दूभर हो गई। लेकिन इस बीच लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी लोगों के जेबों पर खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को रोजी रोजगार व्यवसाय सब बंद है, लॉकडाउन है। उसके बावजूद भी लगातार चीजें बढ़ रही है। तो लिहाजन ये कहीं न कहीं मुश्किलें जो है आम मुंबईकरों के लिए जरूर राहत भरा नहीं है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जनता पर महंगाई की मार फिर देखने को मिली। पेट्रोल 24 पैसे महंगा हो चुका है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी।
बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शो ने देश में टीकाकरण के हालात की तुलना शादी के लिए रिश्ते खोजने से की है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष मजूमदार शो ने टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को लेकर इस समय बने भ्रम पर मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये शादी के लिए वर या वधू की तलाश करने जैसा हो गया है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हर कोई अपना मैच ढूंढ लेगा। मजूमदार शो ने ट्वीट किया है कि भारत में टीकाकरण की स्थिति शादी के लिए रिश्ते जैसी खोजने की स्थिति हो गई है। पहले आप तैयार नहीं होते, फिर आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं आता और फिर आपको कोई मिलता ही नहीं। जिन्हें मिल गया वो ये सोचकर दुखी होते हैं कि दूसरा रिश्ता मिल गया होता तो बेहतर होता। जिन्हें कोई नहीं मिला वो किसी को भी लेने को तैयार नहीं होते हैं। हर्षवर्धन ने मजूमदार शो को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि किसी को भी अपना परफेक्ट मैच ढूंढने में कोई कमी नहीं होगी। जैसा कि निर्माता सप्लाई बढ़ाने को लेकर तैयार है, विदेशों से काफी तेजी से आपूर्ति हो रही है और जल्द ही नए कैंडिडेट्स भी आने वाले हैं। ऐसे में लोग अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार हमलावर हुए विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और उनके करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के उन मामलों की फाइल खोल ली है जो कि कथित तौर पर नवजोत सिद्धू के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री पद पर रहने के दौरान हुए थे। हालांकि सियासी हलकों में इस घटनाक्रम को कैप्टन का सिद्धू पर जवाबी हमला माना गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू करवा दी है और ये ऐसे मामले हैं जिनमें न केवल नवजोत सिंह सिद्धू बल्कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के फंसने के भी आसार हैं। नवजोत सिद्धू पर स्थानीय निकाय मंत्री रहते हुए कई बड़े बिल्डरों को नियमों के खिलाफ लाभ पहुंचाने, टैक्स चोरी के जरिए नगर पालिका को चूना लगाने, बड़े प्रोजेक्टों के नियम विरुद्ध क्लियरेंस देने और जमीन पर CLU के मामले में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ से सुबह 8 बजे रवाना होकर 9 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर कोरोना की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पहले गाजियाबाद का निरीक्षण करके फिर नोएडा में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी इसके बाद मेरठ के लिए रवाना होंगे और वहीं 17 मई को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु में कोविड के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि ये एक्शन ज्यादा कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों पर भी लिया जाएगा। एक बयान में स्टालिन ने कहा है कि प्रतिबंधों के कारण आजीविका पर असर पड़ने के बावजूद जनता ने लॉकडाउन की कड़वी गोली को स्वीकार किया है और जीवन बचाने में सहयोग दिया है। वहीं ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्व दवाओं की जमाखोरी करके उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह की खबरें मिल रही हैं कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। महामारी के समय ऐसा कृत्य गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को आगामी 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार की शाम की अगर बात करें तो एक बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा बैठक में पटरी दुकानदारों को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने का भी फैसला लिया गया है। राज्य में ये लॉकडाउन 24 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले सरकार ने 17 मई तक राज्य में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया था, लेकिन अभी संक्रमण फैल रहा है और लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट देखी गई है, तो सरकार ढिलाई बरतना बिल्कुल नहीं चाहती है, इसलिए फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 30 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू है। शुरुआत में सरकार ने इसको 3 दिन के लिए 3 मई तक लगाया था, लेकिन कोविड के तेजी से बढ़े मामलों को देखते हुए इसको 6 मई तक के लिए बढ़ाया गया।
फिर इसको 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू होने का असर प्रदेश में सक्रिय मामलों में भी दिख रहा है, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद से राज्य में सक्रिय कोविड के मामले में काफी कमी आई है। कोरोना के बाद अब राज्य में ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राज्य में इस बीमारी के मरीज सामने आने के बाद सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीमारी के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। देश के तमाम राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। राजधानी देहरादून के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, जहां पर एक मरीज अप्रैल के अंत में कोविड से ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जबकि इसी तरह के लक्षण अन्य मरीजों में भी देखने को मिल रहे हैं। 2 अन्य मरीजों को इलाज के बाद पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक दून अस्पताल के साथ साथ मैक्स अस्पताल में भी 3 मरीजों में इस बीमारी के लक्षण दिखे हैं। स्वास्थ्य सचिव पांडे ने तकनीकी समिति से ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सुझाव मांगे हैं और वहीं ब्लैक फंगस के बेस्ट इलाज का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि इसके साथ ही राज्य में दवा कंट्रोलर्स ने कहा है कि इस बीमारी से जुड़ी दवाएं जिनका अभी पता है वो पर्याप्त मात्रा में खरीदी जाएं, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जिले को खासा नुकसान पहुंचा रही है, जिसके कारण कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है और इससे भी कहीं तेजी से ये खतरा चल रहा है। जिले में पिछले 30 दिनों में आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले भर में 4701 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान घातक वायरस ने 112 लोगों की जान ले ली है। इतनी ज्यादा संख्या में जान जाने से रेवाड़ी में मृत्यु दर बढ़ गई है। शुरुआत से अब तक कुल केस के हिसाब से मृत्यु दर 1.14% है, जबकि मई के 14 दिनों के दौरान भी मृत्यु दर 2.98% है, क्योंकि इस 2 सप्ताह भी कोरोना से 89 संक्रमितों की जान गई है। वायरस की रफ्तार शासन प्रशासन को भी चिंतित कर रही है, तो वहीं अब ग्रामीण एरिया में भी संक्रमण ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहां पर तेजी से बचाव अभियान शुरू हो चुका है, ताकि ये खतरनाक कोरोना वायरस जिंदगी पर भारी ना पड़े। पचास आइसोलेशन सेंटर अभी बना रहे हैं और IEC एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसी प्रकार से हमने हर गांव के लिए एक स्वास्थ्य टीम का गठन कर दिया है, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे टीचर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वो सब सर्वे कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही आप यही नतीजे, अच्छे नतीजे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम बिछवा निवासी एक 12 वर्षीय किशोर अपनी बहन के साथ उसकी सहेली पारुल के घर गया था, जहां उसकी बड़ी बहन और सहेली पड़ोस में ही दूसरी सहेली के घर चली गई। 25 वर्षीय आरोपी और उसकी बड़ी भाभी घर पर ही थे। सत्यवीर और भाभी में साठगांठ हो गई। तभी भाभी ने 12 वर्षीय किशोर को पानी पिलाया और पानी पीते ही किशोर को नींद आ गई, चक्कर आने लगे, जिसके बाद किशोरी को भाभी ने अपने कमरे में लेटने को कहा। किशोरी कमरे में लेट गई, जिसके बाद मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब रिश्तेदारी कुछ नहीं थी, हमारी बड़ी बिटिया है, उसकी फ्रेंड थी, उसकी वजह कनेक्शन से आते जाते थे उसके घर पे। करीब हो गए 2-3 साल, तब से बहुत पहले का रिश्ता चल रहा हो, तो इस वजह से उसकी लड़कियों से बात हो जाती थी, घर पे उसकी मम्मी पे पापा से सबसे बात होती थी और उसके घर वाले भी सब लोग यहाँ आते थे, घूम जाते थे। तो आप कोई आई परेशानी हो जाती है बुलाते थे, तो हम लोग हम भी जाते थे, वे भी आते थे। ऐसी बात हुई। आज जो है ना, ये कल कौन लेके गया था यहाँ से? कल यहाँ सत्यवीर लेके गया था, अड्डा पे आ गया था, वो लेके गया। हम बिछमा से किनावर गई थी, लिवान आई थी। कौन लेने आया था तुम्हें? सत्यवीर। अच्छा, तो क्यों गई थी, क्या कारण था? ऐसे ही घूमन गई थी। किसके साथ? दीदी के साथ। तो क्या दीदी की फ्रेंड के साथ गई थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या वहाँ पहुँचे, थोड़ा बहुत खातिरदारी हुई, उसके बाद फिर सब लोग जो दीदी और वे और दीदी अपनी एक जनी वे चली गई सहेली घर पर अपनी, रह गए हम अकेले, और मम्मी गई थी उनकी भैंस चुमाने, और भाभी और हम रह गए थे। और हमें भाभी ने पानी पिलाओ पटाने,
कैसे पिलाओ, उसके बाद मुझे नींद आने लगी बहुत है। हम लेटे थे, मुझे भाभी के इन्वेटर चल लो जाए लेटो। हम जाए लेट गए, फिर वो पता ना मुझे तो चक्कर आने लगी, हमने कुछ खिलाया दे पिला रहे था। फिर क्या यही हुआ। आज थाना बिछवा के पिन्हावर गांव से एक सूचना आई, एक किशोरी है लगभग 16 साल की, इसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। ऐसा आरोप लगाया गया। दुष्कर्म करने वाला पीड़िता की बहन की सहेली का भाई है। इनका आपस में पहले से आना जाना था। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। इस आरोप पे मुकदमा पंजीकृत करके पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही उस आरोपी की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में अमेठी के गांव में आई एक बारात में गांव के ही 2 व्यक्ति आपस में लड़ गए। इसमें बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका और वो पत्थर दूसरे युवक को जैसे ही लगा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इतने में गांव के ही दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार भी चले। खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तहरीर पुलिस को सौंपी है। क्या नाम है? सुनील। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि बारात आई थी गांव में बारात आके ढेला मार के इनके भतीजे ने, उसने मुझे ढेला मारा तो मैंने गाली दिया। गाली देने के बाद जब बहस हुई फिर मैं घर गया। जब इनको बुला के लाया तो इनको पूरे घर इकट्ठा था। पापा मेरे अकेले थे और सबको मारा। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी और सहायता लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। एचडीएफ की नेत्री चित्रा सरबारा ने आज ये हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमने एक चीज जो अब तक एहसास करा वो ये था कि बहुत सी मदद लोग जो मांग रहे हैं उसकी जानकारी हमें हमारे व्हाट्सएप सोशल ग्रुप्स और जान पहचान से मिल रही है। हमने ये भी देखा कि बहुत सी मदद जो दी जा सकती है उसकी जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहीं ना कहीं से आ रही है। लेकिन जब ये सही जानकारी सही वक्त पर सही जरूरतमंद को मिलेगी तभी ये काम कर पाती है। इस श्रृंखला में चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में एचडीएफ एक आज हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर रही है। हम इसे आई हेल्प कहते हैं। हमारा नंबर है 90-530 90-566 90530 90566। इसको मैं दोबारा भी रिपीट करूंगी आपके लिए। हमने आई हेल्प क्यों लॉन्च किया? हम फोन पे वैसे भी मदद कर रहे थे, लेकिन उसे एक व्यवस्थित रूप से लोगों को मुहैया कराने के लिए अब तक हमें कॉल्स वो आए जो हमें जानते थे। हम चाहते हैं हर किसी को पता हो कि ये मदद का एक नंबर है। हम क्या करेंगे इस नंबर पे? अगर हमें जब भी फोन आएगा, जो भी आपकी जरूरत है, जहां भी वो अवेलेबल है, हम जरूरत को जरूरतमंद से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल से 6 इंजेक्शन गायब हो गए और बताया जा रहा है कि एक इंजेक्शन की कीमत 32,000 रुपए है और 6 इंजेक्शन की कीमत 1,92,000 रुपए है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ये इंजेक्शन मरीज को तब लगाया जाता है जब उसकी हालत गंभीर होती है। उधर इंजेक्शन गायब होने की सूचना अस्पताल प्रशासन ने एसएसपी पटियाला को दी, जिसके बाद एसएसपी ने 3 सदस्यीय टीम गठित करते हुए अज्ञात शख्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पिछले शायद शुक्रवार की गल होनी है, उधर भी शायद शुक्रवार ही सीगा। हाँ जी हाँ जी, मेरे चीफ फार्मर जो उत्तर इंचार्ज ने उन्होंने सवेरे आके दसिया जी इदा हो गया। असीं नाल दी नाल एसएसपी नूं इन्फॉर्म करता जी, उन्होंने वालों जो लैटर लैके नाल दी नाल इन्फॉर्म करता जी। ये सानू मैडिकल सुपरडेंट साहब वालों रजिंद्रा हॉस्पिटल तो एक कंप्लेंट जी मानयोग एसएसपी साहब उन्होंने भेजी थी, जी साढ़े कोई केस रजिस्टर करने लिए आई है। जिहदे टॉक्सी नाम का कोई इंजैक्शन है जो कि कोविड के पेशेंट्स जो सीरीयस होंगे उन्होंने लगाया जाता। कोविड वार्ड के जी उन्होंने फार्मेसी है उतों 16 इंजैक्शनों के उन्होंने लिख के भेजा भी 6 इंजैक्शन जोड़े वो मिसिंग है, चोरी हुए हैं जी 10 उन्होंने कोल सी। सो वो असी एफआईआर रजिस्टर करती है चोरी की। अभी फिलहाल अणपछाते ते दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो जो भी कोई हॉस्पिटल का कोई इंपलाई या कोई भी जो भी सामने आऊगा वो अनुसार सानू क्लीयर कर। उत्तर प्रदेश में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गंगा के किनारे बीते करीब 1.5 महीने में सैकड़ों शवों को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है और उसके साथ अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन करके चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है
ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शव को दफन किया गया है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार की परंपरा है। जब से 2-3 महीनों से ज़्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ है, यहाँ पे लोग, यह घाट पहले स्नान घाट के लिए जाना जाता था। आज इस कोविड संक्रमण को देखते हुए लोग यहाँ पे शवों को ले आके ऊपर जो यहाँ की रेतें हैं उस रेत से रखकर ऊपर ही उसे ढककर जल्दी के को देखते हुए और चले जाते हैं। जब हवाएं तेज चलती हैं तो रेत जो है बॉडी से हट जाती है। जब बॉडी से हट जाती है तो बाहर दिखाई देने लगती है, तो इससे यहाँ पे चील, कौवे और कुत्ते जो भी हैं यहाँ पे जीव जंतु बॉडियों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें नोचना, खाना पीना, जिससे यहाँ संक्रमण और भी बढ़ रहा है। जो कि आप लोगों को देखे होंगे, गए होंगे घाट की तरफ तो दिखाई दे रहा, हजारों की संख्या में यहाँ काफ़ी बॉडियाँ जो है पड़ी हुई हैं। और इस पे शासन को कम से कम शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि एक जेसीबी की व्यवस्था कराए या तो फिर उस हिसाब से व्यवस्था करे कि बॉडियों को उचित गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे में दफन किया जाए। बालू में दफन करके चले जाते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बालू उड़ जाता है और बाडियां दिखाई पड़ने लगती हैं और वही बाडियां इधर उधर कुत्ते। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधे पश्चिम बंगाल से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने पश्चिम बंगाल से, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राज्य में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सख्त लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया गया है। ममता बनर्जी सरकार की तरफ से किया गया है। टैक्सी, बस, मेट्रो पर भी आज रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो सख्त पाबंदियों के साथ पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू किया गया है। बड़ा फैसला सरकार का। 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, उसके अलावा सब कुछ बंद करने का फैसला किया गया है। सख्त लॉकडाउन का ऐलान इस बार पश्चिम बंगाल की सरकार से 30 मई तक कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, चाहे सरकारी कार्यालय हो या फिर निजी कार्यालय हो, सब कुछ बंद रहेंगे। मेट्रो पर भी रोक लगा दी गई है, टैक्सी पर भी रोक लगा दी गई है और बस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना इस बीच में करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना इस बीच में करना पड़ेगा, लेकिन कोरोना के केसेस जिस तरीके से, जिस रफ्तार से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सख्त पाबंदियां लगाना भी सरकार की मजबूरी है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, अन्य राज्यों की भी बात है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given an appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May.